भारत की तैयारी G20 की पूरी हो चुकी है और जगह जगह पर आप देखिए दिल्ली एक नए रंग में दिख रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं जो बताएंगे तैयारी में कुछ बचा हुआ है मैम या सब कुछ पूरा चीज हो गया है। और यहाँ पर हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में बैठे हुए हैं और आप कल्चर मिनिस्टर भी हैं, तो क्या झांकी दिखेगी भारत की? मेरे मन में है कि मैं आपको वो झांकी काश दिखा सकती और आपको उस एग्जीबिशन के थ्रू ले जा पाती जो कि यहाँ पर लगने जा रही है। और उस एग्जीबिशन के अंदर, उस प्रदर्शनी के अंदर, जिसका अंग्रेजी में टाइटल है रूट्स टू रूट्स, यानी जड़ों से रास्तों तक, तो भारत की जो जड़ें हैं वो इतनी ऐतिहासिक हैं और इतनी पुरातत्व हैं कि शायद बहुत सारे देशों को तो जानकारी भी नहीं है। और कई बार मुझे हैरानी होती है कि हम भारतीयों को भी उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और रास्ते जो भारतीयों ने चुने, चाहे वो ज़मीन के ऊपर के रास्ते थे, चाहे वो समुद्र के रास्ते थे, और किस प्रकार से पूरी दुनिया में भारतीय गए, तो वो सब हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और उसमें ज्ञान विज्ञान साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारा जो केंद्र है वो ज्ञान विज्ञान शिक्षा पर आधारित था। और बहुत कम लोग शायद ये बात जानते होंगे, पर आपके माध्यम से मैं ये सूचना ज़रूर देना चाहती हूँ कि कुछ हज़ार साल पहले ईसा पूर्व हमारे यहाँ पर दोनों प्रकार की लिपि थी। ब्राह्मी भी, जिसमें हम सीधी तरफ से उल्टी तरफ की तरफ लिखते थे, और खारुस्ती जिसमें हम उल्टी तरफ से सीधी तरफ की तरफ लिखते। उर्दू, अरबिक, उर्दू तो बात की बात है, अरबिक उससे पुरानी है, तो खारुस्ती स्क्रिप्ट है। भाषा संस्कृत होती थी लेकिन खारुस्ती में लिखते थे। तो हम ऐसे भी लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते, और दोनों तंत्र भारत में उपलब्ध थे। तो ये बात तो सबको जानकारी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हमारा जो विज्ञान था, हमारी जो विद्या थी, स्वास्थ्य की मैं बात करूं, तो वो भी पशुओं के लिए भी थी और मनुष्यों के लिए भी थी। और एक हमने किताब यहाँ पर रखी है वेटनरी साइंस की, जिसमें घोड़ों की बीमारियों का जिक्र है, और वो संस्कृत में है, और वो 4th-5th सेंचुरी AD की किताब है। ये पूरे भारत की संस्कृति का प्रदर्शन होगा। भारत मंडपम में क्या दिखेगा? भारत मंडपम में भी आपको संस्कृति, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कल्चर के एस्पेक्ट्स, डांस, म्यूजिक, वो सब चीज़ें दिखेंगी। मगर जो वहाँ पे कल्चर कॉरिडोर तैयार किया गया है, जो वहाँ पे एग्जीबिशन है, वो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अलग किस्म की एग्जीबिशन है कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग देश हैं, जो 20 देश तो G20 के, और उसके ऊपर के जो हमारे स्पेशल इनवाइटी देश हैं, उन तमाम जगहों से हमने उनकी कुछ कलाकृतियाँ मंगवाई हैं जिनको वहाँ पर हमने शोकेस किया है। और उन कलाकृतियों में मैग्ना कार्टा भी है ब्रिटेन का, उसमें फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स भी है, और US का डिक्लेरेशन है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जिन्होंने दुनिया बदल दी। और उसमें से कोरिया का पहला चुनाव जब हुआ, वो डॉक्यूमेंट है। भारत का ऋग्वेद की ऋचा, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी की है, जिसमें लिखा है संवदध्वम समगच्छत्वम संवमानानसी जानताम, उसकी एक प्रति वहाँ पर रखी हुई है। अब ये सवाल मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछ रही हूँ। भारत की इस प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा टेक अवे शायद ये होगा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाएगा। किस तरह का रिस्पांस मिला है जब प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखा था उसको? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, जिसको हम ग्लोबल लीडरशिप के रूप में आज पूरा विश्व मान रहा है, उसके पीछे उनके विचार और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है। तो ये विचार उनके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, और इसी कारण से उन्होंने ग्लोबल साउथ के जितने नेतृत्व है, यानी 120-128 देश उसमें शामिल हैं, उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला ही नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। क्योंकि जो G20 का ग्रुप है वो सबसे अधिक ताकतवर आर्थिक नीति के तरफ से सबसे ताकतवर ग्रुप है, जो 85% के आसपास दुनिया की अर्थव्यवस्था GDP उनके हाथ में है। 75% के आसपास ग्लोबल ट्रेड
सामान लाना, ले जाना, बेचना, ये सब 75% दुनिया का इन 20 देशों के हाथ में है और 60% के आसपास की जनसंख्या यहाँ पर है। तो आप बताइए, ये 20 देश तो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में आ गए। लेकिन अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाए, जो प्रधानमंत्री जी के अनुसार हमारी इस की टैगलाइन रही G20 प्रेसिडेंसी की, तो उनके मन में यही बात कौंध रही थी कि आज विश्व में कई तरीके के क्राइसिस है, कई जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, लोगों के पास भोजन की सुरक्षा है, फ्यूल की असुरक्षा है, फर्टिलाइजर की असुरक्षा है, स्वास्थ्य की, खास तौर पे पेंडेमिक कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य की असुरक्षा है, दवा और ये सब चीज़ें चाहिए। तो इन सब चीज़ों से विश्व कैसे उभरेगा? और अगर हम सोचे कि मैं अपने देश को बचा के रख लूँ, बाकी सब गए भाड़ में, तो ऐसा नहीं संभव होता, क्योंकि सारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो दवा भी बनानी है तो उसका कुछ सामान कहीं और से आना होगा। तो क्या बाकी सब देश भारत के साथ हैं इस मुद्दे पर? तो ये मैं आपको ये ग्लोबल साउथ का विषय इसलिए समझाना चाह रही थी और आपके माध्यम से सबको बताना चाह रही थी कि खाली अफ्रीकन यूनियन की बात नहीं है। तो जिनके पास पैसा है वो पैसा कहाँ लगाएं कि उस पैसे का अधिक से अधिक उनको रिटर्न मिल सके, और जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है उनके यहाँ पे सही इस्तेमाल पैसे का हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, माइनिंग है, स्किलिंग है, ट्रेनिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो अफ्रीका के देश हों या ग्लोबल साउथ के अन्य देश हों, रिसोर्सेज तो इन्हीं देशों के पास हैं, चाहे वो मानव रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देखें, या आप उसको नेचुरल रिसोर्स के मिनरल्स, मेटल्स, ये सब देखें, तभी इन्हीं के पास है। तो उन दोनों का जब तक आप सही समन्वय बिठाकर प्रयोग नहीं करेंगे, और जिसमें माल मुद्रा पैसा ग्लोबल नॉर्थ के पास है, तो तीनों चीज़ों को इकट्ठा लाना होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीकन यूनियन को ऑफिशियली मेंबर बनाया, और साथ में ग्लोबल साउथ के जितने विषय थे उन सबको लगातार इन विषयों के साथ जोड़ते हुए हर जगह उस पर्सपेक्टिव को सामने रखा। ग्लोबल साउथ की आपने बात की, और ये अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन और एक्सपेंशन ऑफ G20 शायद सबसे बड़ा टेक अवे होगा भारत के लिए। UPI की चर्चा की जाए और डिजिटल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत ने एक टेम्पलेट दिया है पूरे देश को और उसके साथ साथ पूरी दुनिया को, और उसके साथ साथ ये G20 कंट्रीज को, तो क्या कोई टाइमलाइन पे ये टेम्पलेट शेयर किया जाएगा? जी, इंडिया स्टैक करके जो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है डिजिटाइजेशन का, और लगातार जिन देशों के भी मंत्रियों से या अन्य लोगों से हमारी बात होती है, तो ये जिक्र होता है और लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, UPI से जुड़ना चाहते हैं और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। और इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सही मायने में भारत की एक इंक्लूजन की सक्सेस स्टोरी है। पिछले 9 सालों में जिस तरीके की तरक्की भारत ने की, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट से लेकर 5G रोल आउट तक की जो तैयारी हमने की, और उसके माध्यम से इंक्लूजन हमने किया, और कई जगहों पर बिना इंटरनेट के आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने केवल फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन पे। ये तो एक अजूबा जैसे होता है ना, वैसा हुआ है। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। मेरे ऑफिस में एक यंग लड़की है आपकी तरह जो मेरे साथ काम करती है। हम दोनों यूरोप के एक देश में गए थे। तो नॉर्मली लोगों का परसेप्शन होता है कि यूरोप तो आपसे बहुत आगे, आप तो भी बहुत पीछे हैं। तो अब मेरी उम्र में आके कुछ ज़्यादा खरीदारी वरीदारी करनी नहीं होती, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ, अखबार पढ़ रही हूँ, तुम ज़रा शॉपिंग वॉपिंग करके आओ, फिर 1 घंटे बाद इधर ही मिलेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैम। तो मैं बैठ गई वहाँ, कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर किया, मैं कॉफ़ी पीने लग गई। वो लड़की 5-7 मिनट में वापस आ गई। तो मैं कह रही भाई क्या हुआ? पैसे नहीं ले रही। हाँ, वो कहती है कि मैम इधर तो क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, तो अभी क्रेडिट कार्ड में लाई नहीं हूँ, मैं तो फोन की आदत है, हम तो हाँ हम तो स्कैनिंग जो करने लगे हम लोग सब। तो कहती है मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो और मेरा क्रेडिट कार्ड में क्योंकि वो OTP का चक्कर है, तो ये वाले फोन पे OTP नहीं चल रहेगा। मैं तो मतलब शॉपिंग वॉपिंग हुए हमारी। तो कहती है और ये तो क्रेडिट कार्ड मांगते हैं और इनके यहाँ तो सिस्टम बिल्कुल फर्क है। तो मैं हंसने लगी। तो मैंने कहा भाई ये कहानी तो बताने जैसी है। मैम, कितना होपफुल है भारत कि एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो जाएगा? क्योंकि
भारत को जब ये प्रेसिडेंसी मिली तो बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टाइम्स में मिली है। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, युद्ध के बैकग्राउंड है, कोविड-19 का पैंडेमिक है। देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे। किसी भी वक्त को अगर हम सोचें कि ये सबसे अधिक सुखमय समय होने वाला है, वक्त होने वाला है, ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो तरीका निकाला गया है वो तरीका है कि एक चेयर समरी होती है जिसके अंदर जिसने जो कुछ बोलना है वो सब रिकॉर्ड होगा, तो वो चेयर समरी होगी। क्योंकि बायलेटरल और मल्टीलेटरल फोरास जितने भी होते हैं, मल्टीलेटरल फोरास में सब कुछ जो कॉमन तय होता है वही केवल आता है, सबको अग्री करना होता है। तो और उस अग्रीमेंट के ऊपर जो है केवल वही कागज सामने आते हैं, तो उसको हम आउटकम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये काम किया जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का नहीं आना भारत किस तरह से देख रही है? किसी भी तरीके से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों देश किसी और लेवल पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। रूस के केस के अंदर व्लादिमीर पुतिन का नहीं आना, लेकिन लावरोव जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं। अब जी नहीं आ रहे तो ली आ रहे हैं। तो ये किसी भी देश की मंशा होती है कि वो किस लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन उस देश का पक्ष किसी ना किसी लेवल पे सामने आ रहा है और ये सब नेगोशिएशंस और बाकी चीज़ें वो पहले हो चुकी होती है। तो इसके ऊपर कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ता। मतलब आते तो स्वागत है, नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत क्या है, भारत की अध्यक्षता क्या है और भारत की प्रेसिडेंसी क्या करने जा रही है, ग्लोबल साउथ की बात करने जा रही है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे बात हो रही है, MDBs के बारे में बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें तो चलेंगी ना, तो वो आउटकम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई आने या किसी और के आने से कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ता। मीनाक्षी लेखी जी, हमसे बात करने के लिए, NDTV के दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।